नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गौरव निरंजन ऑफिशियल पर। मेरा नाम है गौरव निरंजन और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। कल रात में मैंने आपको एक अच्छी सी क्लास दी जिसका नाम था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का वन शॉट। और पर्यावरण पारिस्थितिकी के वन शॉट को देने के बाद मैं उसमें कुछ चीजें बची थी, जैसे पर्यावरण से संबंधित जो समसामयिकी था, तो उस वो जो पर्यावरण से संबंधित समसामयिकी है वो हम अब कवर कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो आइएगा बिना किसी देरी के मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूं। जल्दी से आप जुड़ जाएं और एक बार मुझे बता दें कि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। एक बार मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, फिर मैं अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करूं। चलिए, आवाज क्लियर है? तो कल मैंने एक वीडियो पढ़ाया था आपको, कल रात में एक मैंने आपको क्लास दी और क्लास का नाम था पर्यावरण। पर्यावरण का वन शॉट मैंने आपको कराया था और उसी में शेष रह गया था पर्यावरण संबंधित समसामयिकी। और यहाँ पर हम समसामयिकी को कंप्लीट करा रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर हम कंप्लीट करा रहे हैं किसको? कंप्लीट करा रहे हैं समसामयिकी को। देखो, समझने का प्रयास करो। आइएगा, समसामयिकी को समझने का प्रयास करते। ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम। तो ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो आप कहोगे सर ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो आप कहोगे भैया जी 2022 में किया गया। भारत में कार्बन क्रेडिट डेटिंग स्कीम का वैधानिक ढांचा तैयार करना। ठीक है, तो भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है उसके लिए वैधानिक ढांचा तैयार करेगा ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम में, इसका प्रावधान है। उद्योगों एवं भवनों के लिए न्यूनतम गैर जीवाश्म ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया। उद्योग लगाए जा रहे हैं या भवन बनाए जा रहे हैं तो वहां पर ऊर्जा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को वरीयता दी जा रही है कि आप अपने घर में जल ऊर्जा, सॉरी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और साथ ही साथ कौन सा, हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग करें। ठीक है, आइए यहाँ देखो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी नियम क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी नियम क्या कहता है? वृक्षारोपण, जल संरक्षण जैसी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के लिए व्यक्तियों या कंपनियों को क्रेडिट अंक आवंटित करने की स्वैच्छिक प्रणाली है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, तो आप कहिएगा वृक्षारोपण, जल संरक्षण जैसी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के लिए व्यक्तियों या कंपनियों को क्रेडिट अंक आवंटित करने के लिए दी जाने वाली एक स्वैच्छिक प्रणाली है। इसको याद रखिएगा, क्या है? तो एक स्वैच्छिक प्रणाली है, इसको आपको याद रखना है। जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण प्रोजेक्ट चीता चलाया गया। विश्व का पहला अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी जीव पुनर्वास कार्यक्रम की इसके अंतर्गत स्थापना की गई, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर मध्य प्रदेश में कहां पर रखा गया? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान बड़ा चर्चा में रहा है क्योंकि यह मध्य प्रदेश में कूनो नदी के तट पर स्थित है। तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य में बसाया गया है। तो कूनो तो मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर भी कहाँ है? आप कहोगे भैया जी गांधी सागर भी मध्य प्रदेश में है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस, IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, अलायंस मतलब होता है गठबंधन। जो बड़ी बड़ी बिल्ली हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्ली हैं उनसे संबंधित एक अलायंस किया गया, एक गठबंधन किया गया है। भारत द्वारा शुरू किया गया है, यह एक वैश्विक मंच है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस। तो भारत द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक मंच है। संरक्षित जीव, इनमें 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षण दिया गया। संरक्षित जीव कितने हैं? तो 7 हैं। 7 बिग कैट्स हैं जिनको यहाँ पर संरक्षित जीव घोषित किया गया। कौन है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। बिग कैट का मतलब क्या है? बिल्ली देखें आप, जिस प्रकार बिल्ली होती वैसे होते हैं बिग कैट। तो कितने कितने जीव बिग कैट के इसमें शामिल किए गए हैं? 7। याद रखिएगा, भारत में बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर समाप्त होंगे भारत में और प्यूमा भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो 7 बड़ी कैट में से 5 बड़ी कैट जो हैं, 5 बिल्ली की प्रजातियां भारत में निवास करती हैं। याद रखिएगा, अफ्रीका, पहले हमारे देश में चीता भी नहीं था और चीता लाया गया कहां से? अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए, कोनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए थे। याद रखिएगा, बड़ा चर्चा का विषय रहा था। आगे बढ़ रहा हूं, नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी। कोई बता सकता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप कहोगे सर राजीव गांधी
राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया गया। राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया गया। कितने करोड़ का इसमें बजट प्रावधान है? तो 19,744 करोड़ रुपए का। 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन, कितना? 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। कितनी उत्पादन क्षमता? तो 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। किसके अंतर्गत? तो आप कहोगे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसी के अंतर्गत है। नवीकरणीय ऊर्जा में हाइड्रोजन मिशन है और पीएम सूर्य घर, तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो 1 करोड़ घरों की छतों पर, कितने? 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है। प्रतिवर्ष 300 यूनिट तक बिजली क्या होगी? मुफ्त प्राप्त होगी। प्रतिवर्ष कितने? तो प्रतिवर्ष 300 यूनिट तक बिजली क्या होगी? यहाँ पर मुफ्त प्राप्त होगी। इसको आपको याद रखना है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्राप्त होगी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 1 करोड़ घरों पर। भारत के पंचामृत जलवायु लक्ष्य क्या है? कल भी पढ़ाए थे आपको पंचामृत। तो भारत के पंचामृत जलवायु लक्ष्य क्या है 2030 तक? तो 2030 तक पंचामृत लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और कौन से भारत के पंचामृत लक्ष्य हैं, जलवायु लक्ष्य हैं? तो पहला है 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा दक्षता हासिल करना। मतलब ऐसे गैर जीवाश्म ऊष्मा या गैर जीवाश्म ऊर्जा का मतलब है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा कोयला पेट्रोल है ना ये, और गैर जीवाश्म सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म ऊर्जा दक्षता हासिल करना। ठीक है, 50% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करना। एक पंचामृत बता रहा हूं, कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की क्या लाना? 1 अरब टन की कमी लाना। अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी। तो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में क्या होना चाहिए? 45% से अधिक की क्या कमी करना है। तो अगर आपसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा दक्षता हासिल करना और 50% ऊर्जा आवश्यकताएं नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करना। 50%, जितनी भी हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है, जितनी भी हमारी बिजली की खपत है, उसमें से 50% बिजली हमें कहां से प्राप्त करना है? तो 50% बिजली हमें प्राप्त करनी है कहां से? नवीकरणीय ऊर्जा से। और पंचामृत को कब प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? पंचामृत जलवायु लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक किसी भी हाल में प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। याद रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आइएगा वर्ष 2000, 1 2 3 4 5 4 हो गए। वर्ष 2070 तक, एक मैंने कई बार बताया है, नेट जीरो का लक्ष्य कब रखा गया? नेट जीरो उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया है? 2070 तक। कब रखा गया है? 2070 तक। और अगर आपने यूपी जी के पढ़ा है तो योगी जी ने 2047 तक उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी करने की बात कही थी? 16 लाख। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उत्तर प्रदेश को किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का लक्ष्य है? 2029 तक। वायु जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, चलो तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी 130 प्लस गैर प्राप्ति वाले शहरों में 2026 तक पर्टिकुलेटर मैटर पीएम 2.5 और पीएम 10 में 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के अंतर्गत। कितना? तो 130 प्लस गैर प्राप्ति वाले शहरों में 2026 तक पार्टिकुलेटर मैटर जो होते हैं पीएम 2.5 पीएम 10 में 40% तक की क्या रखना है? 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितने प्रतिशत तक की? तो 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं ईपीआर, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं ईपीआर यानी
ईपीआर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, ईपीआर बोलते हैं इसे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहा जाता है ईपीआर। तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, आप में से कोई मुझे कमेंट करके बताइएगा बाद में कि भारत देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कर का प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाया गया, किस वर्ष ये बात की गई कि जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है, जिसको हम एक ही बार उपयोग में लाते हैं, उस प्लास्टिक का हमें क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं ईपीआर एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद पैकेजिंग निर्माताओं पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व कड़ाई से लागू करना। पहले तो ये कहा गया कि एसयूपी जो है एकल उपयोग प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, और जो पैकिंग कर रहे हैं ऐसी प्लास्टिक से उन निर्माताओं पर भी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व कड़ाई से लागू किया जाए और उन्हें ऐसा करने से मनाही की जाए। ईपीआर याद रखिएगा, सिंपल सा पूछेगा ईपीआर का संबंध किससे है, तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से है। मिशन लाइफ, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एल आई यहाँ का है, एफ ए है, ई है, लाइफ व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का वैश्विक जन आंदोलन है मिशन लाइफ। तो व्यक्तिगत तौर पर और सामुदायिक दृष्टिकोण से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने का क्या है, वैश्विक जन आंदोलन है, इसको आपको याद रखना है। क्या है, वैश्विक जन आंदोलन है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आइएगा, वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन अधिनियम 2023, यह अधिनियम मूल वन संरक्षण अधिनियम 1980 में व्यापक बदलाव करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और परिवर्तन कब किया गया, तो यानी संशोधन कब किया गया, 2023 में। क्या क्या मुख्य प्रावधान है, मुख्य प्रावधान एवं संशोधन, नाम में बदलाव कर दिया गया, इसका नाम बदलकर वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम कर दिया गया। तो पहले था वन संरक्षण अधिनियम, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, और नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम किया गया। क्या कर दिया गया, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम कर दिया गया। पहली बात, लागू होने की सीमा, यह कानून केवल उन्हीं भूमियों पर लागू होगा जो 1980 के बाद से सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज हैं या आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं। ठीक है, तो 1980 के बाद से जहां पर जो वन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं या फिर आधिकारिक तौर पर इन्हें अधिसूचित किया गया है, तो ऐसे ही वनों पर यह अधिनियम लागू हुआ। और अब इसका नाम क्या है, नाम महत्वपूर्ण है, पहले था वन संरक्षण अधिनियम 1980, अब हो गया वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। ठीक है, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम हो गया, याद रखिएगा 2023 में। रणनीतिक कूट क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं को गैर वन उपयोग की पूर्व अनुमति से छूट दी जाएगी। तो ये रणनीतिक कूट है नियंत्रण रेखा के लिए, आपको याद नहीं रखना है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023, तो यह जैविक विविधता अधिनियम 2002 को आधुनिक और व्यवहारिक बनाने के लिए लाया गया संशोधन है। तो जैव विविधता अधिनियम, इसी को जैविक विविधता अधिनियम कह रहे हैं, 2002 में लाया गया था। इसी को आधुनिक और व्यवहारिक बनाने के लिए लाया गया, क्या है, लाया गया एक संशोधन है, इसको आपको याद रखना है। लाया गया क्या है, तो लाया गया एक संशोधन है। कब लाया गया था, तो 2023 में लाया गया। मुख्य प्रावधान क्या है, आयुष प्रणालियों को राहत, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी के चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदाय को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए से पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता से छूट दी गई। पहले इन लोगों को किसी भी प्रकार का चिकित्सा पद्धतियों में कोई भी शोध कार्य करना होता था तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से इन्हें पूर्व अनुमति लेनी होती थी। अब पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी, अब इनको क्या कर दी गई है, इनको छूट दे दी गई है। क्या कर दी गई, इनको छूट दे दी गई। विदेशी निवेश को बढ़ावा, जैविक संसाधनों पर आधारित अनुसंधान और पेटेंट प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए नियमों को सुव्यवस्थित किया गया है। नियमों को क्या कर दिया गया है, नियमों को सुव्यवस्थित किया गया है। अपराधों का अपराधीकरण, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को हटाकर केवल वित्तीय जुर्माना लगाने का नियम बनाया गया। क्या बनाया गया है, केवल वित्तीय जुर्माना इस पर लगाया जाएगा। ये क्या बना दिया गया, एक नियम बना दिया गया। ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022,
ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 कह रहा है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करके भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु लक्ष्य जो कोप 26 के जो पंचामृत हैं अभी आपको बताए हैं उनको पूरा करने के लिए इसे लागू किया गया है। और अभी बताए कि जो पंचामृत हैं इनको कब प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो भारत के पंचामृत जो कोप 26 में अपनाए गए थे इनको कब 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करके भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु लक्ष्यों के पंचामृत को पूरा करने के लिए इसे लागू किया गया है, याद रखिएगा। मुख्य प्रावधान एवं संशोधन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये हो गया है ना, ये दोबारा से आ गया, ये रिपीट हो गया। हाँ चलो इसको मैं हटा देता हूँ इस पेज को, नहीं तो आप दोबारा पढ़ लोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो इसको देखो, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड 100 किलोवाट से अधिक बिजली खपत वाले बड़े आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए हरित भवन मानक लागू किए गए। तो 100 किलोवाट से अधिक बिजली की खपत करने वाले ऐसे घर या ऐसे वाणिज्यिक भवनों के लिए हरित भवन मानक लागू किया गया है, याद रखिएगा। हरित भवन मानक लागू कहां पर किया गया है, तो ऐसे घर या ऐसे वाणिज्यिक व्यवसायिक भवन जहां कॉमर्शियल बिल्डिंग जहां पर बिजली की खपत कितनी हो 100 किलोवाट से अधिक हो उनके लिए हरित भवन मानक लागू किए जाएंगे। कैसे बिजली का दोहन हो रहा है और कहां कैसे वहां पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत पवन ऊर्जा और किसे नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से, हाइड्रोजन के माध्यम से क्या कर सकें, ऊर्जा का निर्माण कर सकें, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन कानून, तो वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब लाया गया, 1971 में लाया गया था। और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब लाया गया था, 1974 में। तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन किए गए हैं। तो वायु प्रदूषण निवारण एवं संशोधन किया गया है 1981 में और 1974 में। क्या प्रावधान है, मामूली उल्लंघनों का अपराधीकरण, छोटे तकनीक या प्रशासनिक उल्लंघनों के लिए जेल की सजा समाप्त कर दी गई। तो छोटे छोटे अगर कोई आप ऐसे करते हो वायु प्रदूषण से संबंधित कार्य या जल प्रदूषण फैलाने का काम अगर आप करते हैं तो आपको अब क्या कर दी गई है, छूट दे दी गई है। बहुत ज्यादा सजा का इसमें प्रावधान नहीं किया जाएगा, बहुत ज्यादा सजा आपको नहीं दी जाएगी, क्या कर दी गई है, छूट दे दी गई है। ठीक है आगे बढ़ो। चल कह रहा है वित्तीय दंड का प्रावधान, तो वित्तीय दंड का प्रावधान है अदालती मुकदमों के बजाय केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी और एसपीसीबी द्वारा सीधे पर्यावरणीय क्षतियां लगाने का तंत्र बनाया गया। मतलब यदि आप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से संबंधित कोई उल्लंघन करते हैं, आप प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, तो अब आपको अदालत के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इनके माध्यम से आपके मुकदमे को सुलझाया जाएगा और आपने जो भी पर्यावरण की क्षति की है, पर्यावरणीय क्षति पूर्ति लगाने का तंत्र बनाया गया है। यानी जो भी आपने उल्लंघन किया है उससे संबंधित जो भी आपके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाएगा वो यहाँ पर कौन लगा देगा, सीपीसीबी लगा देगी। और एस यानी स्टेट वाला जो रहेगा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो आपके ऊपर क्या लगा देंगे, कुछ पेनाल्टी लगा देंगे। नए नियम और रणनीतियां, कानूनों के अलावा भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ नए महत्वपूर्ण नियम भी अधिसूचित किए हैं। कौन से नियम अधिसूचित किए हैं, ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 ग्रीन क्रेडिट रूल्स अपनाया है। यह एक स्वैच्छिक बाजार आधारित प्रणाली है जिसके तहत वृक्षारोपण, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि जैसी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के लिए व्यक्ति और कंपनियों को ग्रीन क्रेडिट अवधारणा या ग्रीन क्रेडिट आवंटित किए जाएंगे। प्लास्टिक कचरा, ये हो गया है, प्लास्टिक कचरा वाला हो गया है। चलो औषधीय पौधों के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल शुरू। औषधीय पौधे अगर आप लगाते हैं, औषधीय पौधों के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल की शुरुआत की गई।
तो आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा कि उत्पत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल किससे संबंधित है, तो आप कहोगे औषधीय पौधों से संबंधित है। फरवरी 2026 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने एक क्रांतिकारी डिजिटल पोर्टल का संचालन शुरू किया है। किसके अंतर्गत हुआ है? पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। किसने किया है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने। और यह पोर्टल खेती के माध्यम से उगाए गए औषधीय पौधों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति कहां पर उसका ओरिजिन हुआ है, कहां पर उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन ऑनलाइन जारी करने की सुविधा प्रदान की है। तो तीन बातें हैं मुख्य रूप से। उत्पत्ति प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? औषधीय पौधों को उगाने से संबंधित है। किस मंत्रालय के अंतर्गत योजना प्रारंभ की गई? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और कौन? तो कौन सा प्राधिकरण इसके लिए कार्य करेगा? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए इसके लिए कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखो। प्रदूषण नियंत्रण योजना फंड 2025। 26 मार्च 2025 को जारी संसद की एक रिपोर्ट में भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित 858 करोड़ रुपए के फंड के कम उपयोग की स्थिति सामने आई है। उद्देश्य क्या है? प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत भारत में वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने 858 करोड़ का आवंटन किया है। ठीक है, चलो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उत्पत्ति प्रमाण पोर्टल महत्वपूर्ण है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल। 18 मार्च 2025 को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है। तो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो आप कहोगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर दिया गया। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 के लिए प्रारंभ की गई है। तीन हो गई आपकी। एक हो गई गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, गिद्ध संरक्षण प्रजनन परियोजना 2026। अब गिद्ध संरक्षण कार्य योजना, अब इसमें लिख दिया है कार्य योजना, जो 5 वर्षों के लिए बनाई गई है 2020 से लेकर 2025 तक। क्या कह रहा है? 16 नवंबर 2020 को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा गिद्ध संरक्षण कार्य योजना जारी की गई। कौन जारी की गई है? गिद्ध संरक्षण कार्य योजना जारी किया गया है। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा संबंधी NSAIDs की बिक्री का विनियमन करने के साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पशुधन का इलाज केवल योग्य पशु चिकित्सक द्वारा किया जाए। गिद्धों के लिए विषाक्त है, यानी पशुओं को दी जाने वाली दवा कल भी आपको बताए थे कौन सी? डाइफ्लोनिक एसिड और ऑक्सीटोसिन। तो अगर अधिक मात्रा में जानवरों को, दुधारू जानवरों को जिनसे दूध की प्राप्ति होती है, अगर उनको अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन और अधिक मात्रा में डाइफ्लोनिक एसिड दिया जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके मांस को कौन खाता है? उनके मांस को खाता है गिद्ध, तो गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। तो ये कहा गया कि जो ऐसे पशुधन का इलाज केवल योग्य पशु चिकित्सक के द्वारा किया जाएगा। इसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि अगर कोई जानवर मरता है और ये जांच होती है कि उसमें अगर विषाक्तता पाई जा रही है, द्वितीयक प्रदूषक पाए जा रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और डाइफ्लोनिक एसिड अगर पाया जा रहा है, तो उस जिस चिकित्सक ने इलाज किया उस पर क्या होगी? कार्रवाई होगी। तो योग्य पशु चिकित्सकों द्वारा ही इसका क्या किया जाएगा? निवारण किया जाएगा। लाल सिर वाले गिद्ध और मिस्र के गिद्ध के लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया। कल भी आपको बताए थे लाल सिर वाले गिद्ध और लंबी चोंच वाले गिद्ध, ये दोनों संकटग्रस्त सूची में शामिल हैं, याद रखिएगा। अन्य गिद्ध आबादी के संरक्षण के लिए हर राज्य में कम से कम एक गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? कम से कम एक गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किया जाएगा अन्य गिद्ध आबादी के संरक्षण के लिए हर राज्य में। कम से कम कितना? कम से कम एक स्थापित किया जाएगा। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र आपको मैं कई बार बता चुका हूं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र तटीय क्षेत्रों को दिया जाता है, वहां पर तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र समुद्र तट पर पर्यटकों को स्वच्छ पानी
बुनियादी ढांचा और क्षेत्र में सतत विकास के लिए प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। भारत का ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला पहला समुद्र तट उड़ीसा का कोणार्क के तट पर स्थित चंद्रभागा समुद्र तट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, तो चंद्रभागा समुद्र तट पहला ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला क्या है, तट है, याद रखिएगा, चंद्रभागा समुद्र तट। चंद्रभागा समुद्र तट। आगे देखो, भारत के ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाले 13 समुद्री तट कौन से हैं? गोल्डन बीच उड़ीसा है, शिवराज समुद्र तट गुजरात है, मीरामार समुद्र तट गोवा है, कासरगोड समुद्र तट कर्नाटक है, कोवलम समुद्र तट कर्नाटक है, रसीकोंडा बीच आंध्र प्रदेश है, बांगरम बीच लक्षद्वीप है, घोगला समुद्री तट दमन एवं दीव में है, भोगबे समुद्र तट महाराष्ट्र, पुदुबिद्री तट कर्नाटक, कपड़ तट केरल, एडन बीच पुदुचेरी, राधानगर बीच अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपको याद रखना है कहाँ का, तो ये आपको याद रखना है चंद्रभागा समुद्र तट कहां पर है, तो आप कहोगे भैया जी ये कहां पर है, उड़ीसा में और पहला है। इसके अलावा गुजरात का याद रखना है, गुजरात का शिवराज समुद्र तट और गोवा का मीरामार समुद्र तट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। क्लियर हो पा रही मेरी बातें? क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है? एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, आइएगा, आगे बढ़ रहा हूं। कोप 29 11 से 22 नवंबर 2024, 2024 का हो गया। 2026 में कोप का आयोजन कहां? तुर्की के अंतालिया में होना है, आप सभी जान रहे हो। चलो इसको हम छोड़ देते हैं। ग्रीन जीएनपी की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम विश्व बैंक ने 1995 में किया था। ग्रीन जीएनपी को हेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। यह एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति उत्पादित संपदा की वह अधिकतम मात्रा है जिसे देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त किया गया। हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे, उसी से संबंधित है ग्रीन जीएनपी। अब ग्रीन जीडीपी उत्पाद जैव विविधता को होने वाली हानियों को मौद्रीकरण करता है और जलवायु से होने वाले लेखा जोखा को तैयार करता है। ग्रीन जीडीपी किसी देश के पर्यावरणीय परिणामों से युक्त आर्थिक सूचकांक है। तो आर्थिक, जाहिर सी बात है, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अपना विकास कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसी से संबंधित है। ग्रीन जीडीपी की गणना हेतु जरूरी होता है कि संसाधनों में होने वाली खामियां, पर्यावरण अवनयन तथा संरक्षक एवं पुनर्निर्माण संबंधी पर्यावरण पहलों सहित निवल प्राकृतिक पूंजी उपभोग को पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद में से घटा दिया जाए। ठीक है, तो जितना भी घरेलू उत्पाद है उसको घटा दिया जाए। सीसा रहित पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल की शुरुआत सबसे पहले भारत में 4 महानगरों में की गई। कितने? 4 महानगरों में हुई थी, तत्पश्चात संपूर्ण देश में उपलब्ध हुई। 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। सीसा को लेड कहते हैं। लेड के अनुपस्थिति में पेट्रोल दहन में से जो बेंजीन गैस निकलती है वह ओजोन और पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए हानिकारक है। बेंजीन का निष्कासन याद रखिएगा सिगरेट के धुएं से भी होता है। सिगरेट के धुएं में भी क्या पाई जाती है? बेंजीन पाई जाती है। लेड युक्त पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। लेड युक्त पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन हैं उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है ताकि कम मात्रा में क्या निकले? लेड निकले। ठीक है, चलो। हरित डीजल में सल्फर की मात्रा 0.001% पाई जाती है। इसे अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भी कहते हैं। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भी कहते हैं। यह यूरो 4 मानक का डीजल है। अब हमारे देश में यूरो 5 और यूरो 6 है ना, यूरो 6 के वाहन आते हैं। तो अगर पूछा जाए हरित डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 0.001% होती है। कितनी होती है? 0.001% पाई जाती है। एजेंट ऑरेंज क्या है?
तो एजेंट ऑरेंज का वास्तविक नाम डेफोलियंट है। यह एजेंट ऑरेंज अमेरिका की मनसेटो और डाई केमिकल द्वारा बनाया गया जैविक रसायन है। इसका उपयोग पादप नाशक के रूप में किया जाता है। तो पादप के नाश के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो एजेंट ऑरेंज का, जिसका वास्तविक नाम डेफोलियंट है। क्या नाम है? डेफोलियंट है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आइएगा। वियतनाम युद्ध के दौरान गौरिल्ला ठिकानों को नष्ट करने के लिए वर्ष 1961 से 1971 के बीच अमेरिका ने पादपों को नष्ट करने वाले एजेंट पादपों को नष्ट करने के लिए एजेंट ऑरेंज का उपयोग किया था। तो पादपों को नष्ट कर देता है। ऊष्मा द्वीप क्या है? हीट आइसलैंड क्या है? यह ऊष्माद्वीप सतह से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। नगरों के कार्यात्मक कारणों से नगरों का ऊपरी वायुमंडल तापमान में वृद्धि हो जाती है। गांव के ऊपर शीतल वायुमंडल की अपेक्षा गर्म द्वीप के रूप में ऊपर उठता है, जिसको हम ऊष्माद्वीप कहते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा भी है। कंक्रीट की सतह, आपकी जो सड़कें हैं उनसे गर्म होगा वायुमंडल 1 किलोमीटर तक, तो उसी को क्या नाम दिया जा रहा है? गांव के ऊपर शीतल वायुमंडल की अपेक्षा गर्म द्वीप के रूप में। तो शहर से गर्म हवाएं गांव की उड़ जाएंगी, तो ठंडी वायु के ऊपर जब गर्म वायु स्थापित हो जाएगी, उसी को ऊष्मा द्वीप कहा जा रहा है। याद रखिएगा। सफर, इसका पूरा नाम है भारतीय वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफर का विकास भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संकाय द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा मिलकर किया है और वायु प्रदूषण की गुणवत्ता जांचने का कार्य करता है। वायु की गुणवत्ता जांचता है। यह एक रंग आधारित एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है, जिससे स्थानीय वायु की गुणवत्ता जानने के साथ साथ अग्रिम 3 दिनों की वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। इसमें 6 वायु गुणवत्ता स्तर हैं, उनके लिए पृथक पृथक रंग निर्धारित किए गए हैं। पृथक पृथक ऑरेंज, हरा, लाल, है ना, इस प्रकार से। तो हरा सबसे बढ़िया, ऑरेंज उससे कम बढ़िया। ठीक है, तो कल इतनी क्लास रह गई थी आपकी। जो मैंने कल आपको वन शॉट कराया था उसमें इतनी क्लास शेष थी, जो मैंने आज आपको कवर करा दिया। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। शाम तक पीडीएफ आपको भेज दूंगा, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे द्वारा इतना ही। थैंक यू। अगर नए हैं चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।